नमस्कार, कैसे आप सभी। आपसे मैंने कक्षा 12 में अध्याय 16 भाग 4 तक पढ़ लिया था। भाग 4 में आपने रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में जाना। अब आते हैं भाग 5 में। उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिहाज से और आपके नीट के लिहाज से भी, जो कि है हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड में तो पूछा ही जाता है और आपका नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हरित गृह प्रभाव होता क्या है? आम आदमी को लगता है कि कोई हरे रंग का घर है, उसमें कुछ प्रभाव हुआ होगा। पहले मैं भी ऐसे सोचता था, हरे रंग का कोई घर है और उसमें कोई प्रभाव होता है। नहीं, हरित गृह प्रभाव एक इन्वायरमेंटल कंडीशन को शो करता है, वातावरणीय दशा को बताता है। कुछ ऐसे जगह हैं जैसे ठंडे प्रदेश, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र। मैंने आपको बताया ना ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है, आप भी इसको समझें। आप ज्योग्राफी पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, इतनी नॉलेज होनी चाहिए। पृथ्वी में ये सिरा और ये सिरा ध्रुव कहलाता है। ये कहलाता है उत्तरी ध्रुव और ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल्स एंड नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल कहलाता है। तो आपको ये भी पता है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जो काल्पनिक रेखा, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ मकर रेखा कहलाती है। आपको मैंने ये बताया कि भूमध्य रेखा से जब, अब देखिए, सूर्य का प्रकाश वर्ष भर इन एरिया में ही पड़ता है। ये एरिया सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं और सूर्य का प्रकाश ना मिलने से ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, ठंड होते हैं, ठंड प्रदेश हैं, बर्फ जमा होता है इन जगहों पर, बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं, इन जगहों पर बर्फ जमे होते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि इधर कहते हैं इसको आर्कटिक रीजन और इसे कहते हैं अंटार्कटिक रीजन। पूरी तरीके से बर्फ से ढके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धूप न मिलने की वजह से वर्ष भर ठंड का मौसम रहता है। और ये किस वजह से होता है? मैंने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है और साथ ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिस वजह से ऐसा होता है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। तो जो ठंड प्रदेश होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर तापमान कम होता है। अब कम तापमान में हम पौधों को कैसे वृद्धि कराएं? क्योंकि पौधे एक अनुकूल ताप पर ही वृद्धि करते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि इन ठंड क्षेत्रों में भी पौधे वृद्धि कर सकें? तो इसके लिए इन क्षेत्रों में जो खेती होती है वो एक पैक्ड एरिया में होती है। एक पैक्ड एरिया होगा, पूरी तरीके से वो शीशे से ढका होगा, ठीक है, पूरी तरीके से शीशे से ढका होगा। यहाँ पर आपके इसके अंदर पौधे उगाए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी एक बहुत ही बंद कमरे में, जो पूरा तरीके से शीशे से बंद है, उस कमरे में हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे उस जगह का ताप मेंटेन रहे। कैसे ताप मेंटेन रहे? चूंकि ये बहुत ठंड प्रदेश है, यहाँ पर तापमान बहुत कम है, जो भी सूर्य का प्रकाश मिला इन्हें, जो भी सूर्य का प्रकाश मिला, तो ये ऐसा क्षेत्र है जो पूरी तरीके से किससे ढका हुआ है? शीशे से पैक है, पूरी तरीके से शीशे से पैक है, बंद है। तो जब सूर्य का प्रकाश इनके अंदर जाता है, सूर्य का प्रकाश शीशे से होते हुए इस के अंदर पहुंचता है सूर्य का प्रकाश। तो 2 घंटे अगर धूप आ गया, 2 घंटे ही अगर ये सूर्य का प्रकाश पा गया, तो इसके अंदर का तापमान गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शीशा जो है वो सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो सौर विकिरण है उसको अंदर तो आने देती है, लेकिन
उसे बाहर नहीं जाने देती, जिससे उसके अंदर का ताप बढ़ जाता है बाहर की अपेक्षा। और आपने भी ये महसूस किया है, अपने घरों में आप देखोगे तो शीशे की जो खिड़कियां होती हैं बंद कर दो, इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आवाज़ कम हो जाती है, दूसरा गर्मी जो अंदर है वो अंदर रहती है, बाहर नहीं जाती। तो जो गर्मी अंदर आ गई है, सूर्य का प्रकाश अंदर आ गया, वो बाहर नहीं जा पाता कांच की वजह से। इस प्रकार से उस स्थान का तापमान अनुकूल हो जाता है उन पौधों की वृद्धि के लिए। इसे ही कहते हैं हरित गृह, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस। यानी पौधों को वृद्धि कराने के लिए कांच का एक बड़ा हम क्षेत्रफल से एक बड़े क्षेत्रफल को कांच से ढक देंगे, बड़े बड़े क्षेत्रफल को, और उसमें हम पौधों को वृद्धि कराएंगे। उसमें लाभ क्या मिलता है कि जो सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है, शीशे के द्वारा अंदर आता है, तो उससे अंदर का वातावरण गर्म हो जाता है और फिर ये ठंडा भी नहीं होता, क्योंकि ऊष्मा शीशे को पार करके वापस नहीं जाती। तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस, हरित गृह। ये आपके शायद बुक में नहीं दिया गया है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। ये जो शब्द आया है ना, ये जो शब्द आया है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, वो यहीं से आया है कि ध्रुवीय प्रदेशों में ये काम किया जाता था वातावरण को अनुकूल करने के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए कांच के बड़े बड़े कांच से एक क्षेत्रफल को ढक दिया जाता था, बिल्डिंग बना दी जाती थी, कांच की बिल्डिंग बना दी जाती थी, ईंटें पत्थर की नहीं, ईंटें सीमेंट के नहीं, कांच की पूरी बिल्डिंग बना दी जाती थी, उसमें पौधों की वृद्धि कराई जाती थी। उसका फायदा ये होता था कि सूर्य का प्रकाश जब अंदर पड़ता था तो अंदर का वातावरण गर्म हो जाता था, और सूर्य का प्रकाश जो अंदर आ चुका है वो बाहर नहीं जा पाता था। इसका रीज़न भी एक होता है कि शीशे जो सूर्य के प्रकाश में जो ऊष्मा होती है वो लघु तरंग दैर्ध्य वाली होती है, लघु तरंग दैर्ध्य वाली होती है, जिससे ये शीशे को पार कर ले जाती हैं। लेकिन जब इस पर पड़ता है ये सूर्य का प्रकाश और फिर रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्ट होने पर ये किरणें दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली हो जाती हैं, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये शीशे को पार करके बाहर नहीं निकल पाती और अंदर का वातावरण गर्म हो जाता है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। आपने देखा होगा, अगर आप कार में ट्रैवल किए होंगे गर्मी के दिनों में और आपके कार में एसी नहीं है या एसी है भी, तो आपने मान लो कहीं पार्क कर दी गाड़ी धूप में, 1 घंटे बाद वो गाड़ी का अंदर इतना ज़्यादा उबाल हो जाता है कि बैठ नहीं मिलता। आप अगर गाड़ी को धूप में पार्क कर दियो, 1 घंटे के लिए कहीं चले गए, फिर आए गाड़ी में बैठ के अपने घर जाने के लिए, तो जैसे ही आप गाड़ी में बैठोगे आप देखोगे इतना गर्म रहता है गाड़ी का अंदर का वातावरण कि पूछो ही मत। तुरंत एसी चलाने के लिए तो जल्दी एसी चलाओ, नहीं तो बहुत गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें भी वही फिनोमिना होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला, कि कार के अंदर भी शीशा है, पूरी तरीके से शीशे क्लोज है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, अंदर वातावरण गर्म हो जाता है, लेकिन ये दीर्घ वातावरण तरंग दैर्ध्य वाली किरणों में परिवर्तित हो जाती है जो शीशे को पार करके बाहर नहीं निकल पाती। इस वजह से अंदर का तापमान बहुत गर्म होता है। तो इसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। लेकिन आपका सब्जेक्ट ये नहीं है इसको पढ़ना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। अब ये पृथ्वी के संदर्भ में आपको जानना है कि आखिर ये पृथ्वी के संदर्भ में इसका हम क्या प्रयोग करते हैं, कि हरित गृह प्रभाव क्या होता है, पृथ्वी के संदर्भ में आपको पढ़ना है। आइए समझाते हैं आपको। ये है हमारी पृथ्वी, ठीक, ये हमारा अर्थ, और इस पे पड़ता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जिसे हम सौर विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर विकिरण। क्योंकि सूर्य से आने वाला जो विकिरण है उसमें केवल प्रकाश ही नहीं होता, उसमें पराबैंगनी किरणें भी होती हैं, अवरक्त विकिरणें भी होती हैं। तो सूर्य का प्रकाश कभी भी अकेले तो आता नहीं, उसमें दृश्य प्रकाश है 7 रंगों वाले विबग्योर, उसके बाद आपका पराबैंगनी किरण है, अवरक्त किरण है। सौर विकिरण जो आता है वो जितना भी सौर विकिरण पृथ्वी पर पड़ता है उसका 1/4 भाग बादल द्वारा और वहां की गैसों द्वारा, यह है गैस और यह है बादल, ठीक है। पृथ्वी की ये सतह बना दे रहे हैं, ये पृथ्वी की सतह है, ठीक।
तो ध्यान से समझिएगा कि जो भी सौर विकिरण आता है उसका एक चौथाई भाग क्या होता है, बादलों व गैसों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। एक चौथाई भाग रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, यानी ये जो सौर विकिरण है उसका एक चौथाई भाग इन गैसों के द्वारा वापस भेज दिया जाता है, बादलों द्वारा वापस भेज दिया जाता है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, एक चौथाई भाग। और उसका जो आपतित सौर विकिरण है जो भी सूर्य से पृथ्वी पर आ रही है उसका एक चौथाई भाग गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं, अवशोषित हो जाती हैं। एक चौथाई भाग इन गैसों के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, यानी इनमें वो मिक्स हो जाता है। अब देखिए, एक चौथाई भाग मिलकर क्या बना लिए, आधा भाग। तो आधा भाग का पृथ्वी से आने वाली सौर विकिरण का आधा भाग का हाल तो ये होता है। बचा आधा भाग 50% जो सौर विकिरण है, सोलर रेडिएशन, 1/2 भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। ये पृथ्वी का धरातल है, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है। और इस सौर विकिरण के जो आधा भाग है धरातल पे पहुंचने से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ये कब होता है, ये होता है दिन में, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, दिन के समय में ऐसा होता है। ठीक है, दिन के समय में सूर्य का प्रकाश का ये भाग ऐसे चीज़ें होती हैं। 1/4 भाग बादलों गैसों द्वारा परावर्तित हो जाती है, वापस लौट दी जाती है। 1/4 भाग गैसों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। एक आधा भाग 1/2 भाग धरातल पर पहुंचती है दिन के समय। उसी से पृथ्वी हमारी गर्म होती है। आपने भी महसूस किया है कि दिन में समय बड़ा गर्म मौसम होता है, ठंडा का मौसम चल रहा है, देख लीजिए दिन के समय बड़ा गर्म होता है और रात्रि में देखो तो ठंडा होने लगता है। क्यों होता है रात में ठंडा? देखिए रात में क्या होता है, रात्रि में ध्यान से समझिएगा, ये जो आया है सूर्य का प्रकाश या सौर विकिरण, ये होता है सूर्य से पृथ्वी पर आता है लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में, यानी शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइटें होती हैं। ऐसे बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं। लेकिन जब धरातल पर पहुंचती हैं तब ये क्या होती हैं, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली, ऐसे बहुत लंबी तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण बन जाती है। कौन सी? दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण में परिवर्तित हो जाती हैं। तो सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरण है वो लघु तरंग दैर्ध्य वाली होती है, आती है पृथ्वी के धरातल को दिन में गर्म करती है। रात्रि में जो ऊष्मा है, ऊष्मा धरातल से अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, जिससे पृथ्वी ठंडा हो जाता है, जिससे पृथ्वी ठंडा हो जाता है। क्लियर है बात? ये जो सूर्य का ऊष्मा आया पृथ्वी पर पड़ा दिन के समय, बहुत गर्म रही, और रात्रि के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता तब ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में वापस पृथ्वी से अंतरिक्ष में ऊष्मा के रूप में चली जाती हैं अंतरिक्ष में। और इस वजह से जब ऊष्मा अंतरिक्ष में चली जाती है तो पृथ्वी फिर से ठंडा हो जाता है। ये सामान्य चक्र है। सामान्य चक्र यही होता है
कि दिन के समय में जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो उससे पृथ्वी गर्म होती है। रात्रि के समय जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, जो ऊष्मा है वह परावर्तित हो जाती है अंतरिक्ष में और उससे पृथ्वी ठंडी हो जाती है। ये साइकिल चलता रहता है दिन और रात में। लेकिन कुछ गैसें, कुछ ऊष्माशोषी गैसें, ऊष्मारोधी कहेंगे, शोषी नहीं, ऊष्मारोधी गैसें, जैसे कौन कौन गैस याद करिए? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 4 प्रमुख गैस हैं। इसके अलावा भी कई गैस हैं, लेकिन ये 4 प्रमुख गैस हैं। ये गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है, मीथेन वायुमंडल में पाया जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है और CFC ये वायुमंडल में पाया जाता है। ये गैसें जो हैं ऊष्मारोधी गैसें क्या करती हैं? रात्रि के समय जब ऊष्मा दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में अंतरिक्ष में जाती है तो ये अंतरिक्ष में नहीं जाने देती। ये गैसें इस ऊष्मा को अंतरिक्ष में नहीं जाने देती। ठीक है, ये जो गैसें हैं इस ऊष्मा को अंतरिक्ष में नहीं जाने देती, बल्कि इसे पुनः धरती पर वापस भेज देती हैं, परावर्तित कर देती हैं। ये गैसें रात्रि के समय जब ऊष्मा धरातल से अंतरिक्ष की ओर जाता है, धरातल से जब ऊष्मा अंतरिक्ष की ओर जाता है तो ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, ये गैसें इस ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती और इनसे टकरा कर ये ऊष्मा पुनः धरातल पर वापस लौट आती है, पुनः वापस धरातल पर लौट आती है। तो रात्रि के समय भी पृथ्वी ठंडी नहीं हो पाती, ऊष्मा जा ही नहीं रही बाहर, ये गैसें रोक दे रही हैं। ऊष्मा इन गैसों से टकराकर पुनः धरातल पर वापस आ जाती है, जिससे धरातल का ताप बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इससे बढ़िया कौन समझा पाएगा इतने आसान तरीके से? कितना बढ़िया है, कुछ भी नहीं है, बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश धरातल पर पड़ता है तो सौर विकिरण अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में, ऊष्मा के रूप में धरातल पर पड़ती हैं। पृथ्वी गर्म होती है दिन के समय, रात्रि के समय यह ऊष्मा अंतरिक्ष में वापस चली जाती है जिससे पृथ्वी ठंडी होती है। लेकिन कुछ ऊष्मा रोधी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, N2O, CFC, इनकी वजह से यह ऊष्मा रात्रि में अंतरिक्ष में नहीं जा पाती। ऊष्मा जब जाने का प्रयास करती है तो ये गैसें उन्हें रोक लेती हैं। ये गैसें उस ऊष्मा को पुनः धरातल पर वापस भेज देती हैं और इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। वही चीज होता है कार में। जब कार में शीशे से होकर सूर्य का प्रकाश लघु तरंगदैर्घ्य वाली होती है, शीशे से होकर तो अंदर चली आती है, लेकिन अंदर सतह पर पड़ने के बाद जो ऊष्मा होती है वो दीर्घ तरंगदैर्घ्य में कन्वर्ट हो जाती है। तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण को शीशा बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से कार गर्म हो जाता है। उसी तरीके से पृथ्वी का वातावरण है, वायुमंडल में इन गैसों की अधिकता के कारण ऐसा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, ऊष्मा को फिर से वापस धरातल पर भेज देती हैं। अगर ऐसा रहा, चलता रहा, तो धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होगी। और तापमान में वृद्धि से क्या होगा? तापमान में वृद्धि से वैश्विक तपन यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाएगी।
ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाएगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये गैसें ऊष्मा को बाहर नहीं जाने दे रही हैं, तो आने क्यों दे रही हैं? इसका रीजन सुन लीजिए। ये गैसें सूर्य के ऊष्मा को धरातल पर आने क्यों दे रही हैं जब इनसे होकर कुछ जा ही नहीं सकता तो ऊष्मा? तो रीजन सुनिए। दिन के समय में जब सूर्य के प्रकाश से जो ऊष्मा आती है वो लघु तरंग दैर्ध्य वाली होती है। सौर विकिरण जो आती है वो लघु तरंग दैर्ध्य वाली होती है, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है। फिजिक्स में आपने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा है। और जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है वो ज़्यादा पावरफुल भी होती हैं। तो ये इन गैसों को पार करके आ जाती हैं पृथ्वी के धरातल पर। लेकिन ऊष्मा जब धरातल पर आ जाती है तो धरातल से वापस जाते समय यह परिवर्तित हो जाती है दीर्घ तरंग दैर्ध्य में। बड़ी बड़ी उसकी तरंग दैर्ध्य होती है। तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य में परिवर्तित होने की वजह से ये गैसें लघु तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को तो आने देती हैं, लेकिन दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश को वापस जाने नहीं देती। उनसे टकराकर ये ऊष्मा वापस पुनः धरती पर लौट आती है, जिससे धरातल का ताप बहुत बढ़ जाता है, पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि होने से वैश्विक तपन यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। पृथ्वी का ताप अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव हैं, इन पे जो बर्फ़ है, अभी बताएं ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े हैं। ग्लेशियर होते क्या हैं? पानी से ही तो बने हैं। बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ पानी से ही तो बने हैं। तो जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा तो ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे, और ग्लेशियर्स अगर पिघल गए, इन क्षेत्रों के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं पानी से बने, बर्फ़ से बने, अगर ये पिघल गए तो इससे क्या होगा? समुद्र के तल में वृद्धि होगी। समुद्र के तल में वृद्धि होगी यानी समुद्र में जल की मात्रा बढ़ेगी। समुद्र में जल की मात्रा बढ़ेगी तो जो समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं जैसे मुंबई, कोलकाता, गुजरात, केरल और तमिलनाडु, ये सब डूब जाएंगे, क्योंकि सब समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, ये सभी समुद्र के किनारे बसे हैं। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो ये सब उससे डूब जाएंगे। मुंबई वगैरह सब डूब जाएंगे। और अनुमान भी है कि अगर ऐसे ही ताप बढ़ता रहा तो कुछ ही समय में 2050 से 2100 वर्ष तक में ऐसा हो भी सकता है। महानगर जो समुद्र के तट पर बसे हैं वे सब जलमग्न हो सकते हैं। तो ये रीज़न होता है। क्लियर है बात? तो ये जो गैसें हैं जो लघु तरंग दैर्ध्य को आने देती हैं, दीर्घ तरंग दैर्ध्य को परावर्तित कर देती हैं, नहीं जाने देती हैं बाहर, इन गैसों को ही कहा जाता है हरित गृह गैसें, यानी इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रीन हाउस गैस कौन से होते हैं? सॉरी, गैसेस। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं? याद करिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर बातें समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा समय देकर इसको समझाया है। उम्मीद है कि कोई भी आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने बता दी कि क्यों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, चूंकि लघु तरंग दैर्ध्य वाला होता है। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि दीर्घ तरंग दैर्ध्य में परिवर्तित हो जाता है, और ये गैसें उसे रोक लेती हैं, वापस धरातल पर भेज देती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ही वैश्विक तपन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब आपको एक चार्ट याद करना जहाँ से क्वेश्चन एक निश्चित होता है। याद करिए, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 60% रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। उसके बाद इफेक्ट होता है 20% का हिस्सा होता है मीथेन का। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन गैस जिम्मेदार होती हैं जो ज़्यादातर ग्रीन हाउस इफेक्ट को दर्शाती हैं। और उसके बाद CFC होता है जो 14% भागीदारी रखता है, और N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड 6% ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये चार्ट मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, पूछा जाता है कि हरित गृह प्रभाव के गैसें कौन कौन सी हैं, यानी ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं? तो क्या बताएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अभी इन सब गैसों के बारे में बताएंगे कि कहाँ से उत्सर्जित होती हैं, इनका कैसे हम कम करें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो। अब चूंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपने समझ लिया और आपने देखा भी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, और पृथ्वी का तापमान लगातार अगर बढ़ता जाएगा तो ऐसे ही पृथ्वी का क्या होगा? तापमान बढ़ने से ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से समुद्र का तल बढ़ेगा। समुद्र के किनारे जो भी तटीय शहर हैं वो सभी डूब जाएंगे। आइए अब आते हैं बुक पर थोड़ी बातें कर लें। देखिए, हरित गृह प्रभाव या वैश्विक तपन या विश्वव्यापी उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है।
तो पहाड़ी इलाके और जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें तापमान कम होता है उन जगहों पर, तो वहाँ पर फसलों की वृद्धि के लिए एक तरीका अपनाया जाता है जिसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस कहते हैं। उसमें सूर्य के पारदर्शक किरणें शीशे से हरित गृह में प्रवेश करती हैं और लेकिन वे किरणें वापस नहीं जा पाती धरातल से, जिसके कारण शीशे के सतह इन्हें पुनः परावर्तित करती है, जिस कारण अंदर का तापमान बढ़ जाता है, अंदर का तापमान मेंटेन हो जाता है, पौधों की वृद्धि योग्य हो जाता है। ठीक, तापमान बाहर के तापमान की अपेक्षा बढ़ जाता है और पादप अच्छी तरह उग पाते हैं। इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हैं, इतनी चीज़ें आपके नॉलेज के लिए हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आखिर वर्ड कहाँ से आया। ठीक, ये आपके एग्जाम में नहीं लिखना है। ग्रीन हाउस ठीक उसी प्रकार से गर्म करता है जैसे कि कुछ घंटों के लिए आप धूप में अपनी कार खड़ी कर देते हो, उस तरह से। इसी प्रकार पृथ्वी के साथ भी हो रहा है। पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। अब यहाँ से आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बस यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर अगर आपसे हरित गृह प्रभाव के बारे में पूछा जाएगा तो आप यहाँ से लिखोगे कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। दिन के समय पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का लगभग 1/4 भाग बादल और गैसों से परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दूसरा चौथाई भाग जो वायुमंडलीय गैसें उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और लगभग आधा भाग आगत सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है और इसे गर्म करता है। रात्रि के समय पृथ्वी जब ठंडी होने लगती है तब पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित कर देती है, यानी पृथ्वी का धरातल उस ऊष्मा को अवरक्त विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में भेज देती है, जिससे पृथ्वी ठंडा हो जाती है। ये सामान्य प्रक्रिया है। इसका बहुत छोटा भाग ही अंतरिक्ष में जाता है। अब ये सामान्य प्रक्रिया बिगड़ी, कैसे बिगड़ी? इन गैसों की वजह से। अब क्या होता है कि इसका छोटा ही भाग अंतरिक्ष में जा पाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग वायुमंडलीय गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन आदि अन्य ऊष्मारोधी गैसें अवशोषित कर लेती हैं एवं शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल पर लौटा देती हैं। अर्थात ये गैसें कांच की आंतरिक सतह की भांति कार्य करती हैं। जैसे कार में जो कांच लगी होती है उसी की तरह ये गैसें काम करती हैं वायुमंडल में। फलस्वरूप वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्रित हो जाती है, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो गई है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। देखिए, इन गैसों का भी अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि ये गैसें बहुत ज़्यादा प्रभाव दर्शित कर रही हैं, नहीं भाई। अगर ये गैसें ना हो तो ऊष्मा रुकेंगे ही नहीं पृथ्वी पर। सारी ऊष्मा रात्रि के समय निकल जाएंगे तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाएगा। वार्षिक तापमान अगर आप देखेंगे तो 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो जो कि नहीं होना चाहिए, इतना भी सही नहीं है। तो ये गैसें भी महत्वपूर्ण हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट दर्शाती हैं, अच्छे हैं, इनसे हमें लाभ होता है। लेकिन समस्या क्या आती है? अगर इन गैसों की मात्रा ज़्यादा हो गई तब पृथ्वी का तापमान को तेजी से ही ज़्यादा गर्म होने लगेगा, वो प्रॉब्लम है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट कि विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो रही है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड के रहने के बजाय ठंडा होकर -18 डिग्री हो जाता। यानी यह भी एक तरह से सही है कि ये गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में जो ऊष्मारोधी का काम करती है, पृथ्वी का तापमान बना रहता है। अगर ये गैसें ना हो तो इतना डिग्री सेल्सियस -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर पृथ्वी का, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, जीवों के रहने के लिए अनुकूल नहीं हो पाएगा। तो ये गैसें कहीं ना कहीं तापमान को मेंटेन करती हैं, लेकिन समस्या कब आएगी? जब इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ये गैसें ज़्यादा हो गई वायुमंडल में तब पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और तापमान अगर ज़्यादा हुआ तो बताया ना कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रीन हाउस को कम करती है। जो पौधे हैं वो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करते हैं, तो इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा सीमित बनी रहती है। तो प्रकाश संश्लेषण ग्रीन हाउस को कम करता है। लेकिन अगर हम पेड़ों की कटाई शुरू कर दें, जंगल को काटना शुरू कर दें, सारे पेड़ को नष्ट कर दें, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का कोई उपभोग कर पाएगा? कोई पृथ्वी पर ऐसा माइकलाल बैठा है जो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को उपभोग कर पाए? पौधों को अलावा कोई नहीं है। पौधे ही एकमात्र ऐसे जीव हैं जो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उससे अपना भोजन बनाते हैं, उससे समस्त जीवों का भरण पोषण होता है। और अगर वे पौधे ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को कोई अवशोषित कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसकी मात्रा उसमें बहुत तेजी से बढ़ेगी, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है। यहाँ पर दिया गया है, सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। रिफ्लेक्ट हो जाता है कुछ मात्रा एटमॉस्फेयर, लेकिन कुछ मात्रा
सरफेस पर पड़ता है जिससे ये गर्म होती है। मोस्ट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म्स इट। बहुत सारे जो सोलर रेडिएशन है आधा भाग वो पृथ्वी के सरफेस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ता है। Some of the infrared radiation passes through the atmosphere, some is absorbed by re-emitted and all directions by greenhouse gas molecules. The effect of this is to warm the earth's surface and the lower atmosphere. कुछ जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, रात्र के समय जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तो कुछ तो चली जाती है अंतरिक्ष में, लेकिन कुछ वहाँ के गैसों के द्वारा परावर्तित कर लिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, वापस पृथ्वी की सतह पर भेज दिया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन इज इमिटेड बाय द अर्थ सरफेस, ठीक है, इनकी सतह पर वापस कर दिया जाता है जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस के प्रभाव देखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगा लीजिए। ये पूरा का पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैस हैं जो लघु तरंगदैर्ध्य की विकिरण को तो जाने देती हैं परंतु दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण को नहीं जाने देती। याद रखिए, ग्रीन हाउस गैस वे गैस हैं जो लघु तरंगदैर्ध्य वाली किरणों को तो जाने देती हैं, यानी सूर्य के प्रकाश को जाने देती हैं पृथ्वी पर धरातल पर, लेकिन जब वो दीर्घ तरंगदैर्ध्य में परिवर्तित हो जाती है तो उसको सतह से बाहर नहीं जाने देते हैं। दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण को जाने नहीं देती और उसे रिफ्लेक्ट कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं। सूर्य से आने वाली विकिरण लघु तरंगदैर्ध्य वाली होती है, जबकि पृथ्वी से टकराकर वापस वायुमंडल में लौटते समय दीर्घ तरंग विकिरण में परिवर्तित हो जाती है। अतः ये तरंगे ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। इन गैसों के बारे में संक्षिप्त विवरण निम्न है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होता है। वनोन्मूलन यानी पेड़ों की कटाई के कारण, जीवाश्मी ईंधनों के कारण यानी डीजल, पेट्रोल, कोयला, इन सब के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, उसकी जगह पर हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करिए। कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में सांद्रता सन 1750 में जब नापी गई थी तो 280 ppm थी वायुमंडल में। एक अनुमान के अनुसार 21वीं सदी के प्रथम दशक में इसकी सांद्रता 380 ppm के पार पहुंच चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव में इसका जो योगदान है वो 60% है। एक बार और फिगर से समझिए, देखिए यहाँ पर बनाया गया है, ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली यानी लघु तरंगदैर्ध्य वाली किरणें हैं, दिखाया गया है जो सूर्य से पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी के तापमान को गर्म करती हैं। लेकिन जब ये लौटती हैं तो दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाली हो जाती हैं। देख रहे हैं ना, आपको पता है तरंगदैर्ध्य क्या होता है? ये क्या कहलाता है? तरंगदैर्ध्य। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट जो है तरंगदैर्ध्य कहलाता है। तो ये जितना शॉर्ट होगा यानी जितना शॉर्ट होगा वो उतना ही खतरनाक होगा और जितना ही लॉन्ग होगा वो उतना ही कम खतरनाक होगा। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं वो आती हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी के धरातल को गर्म करती हैं, लेकिन जब लौटती हैं तब दीर्घ तरंगदैर्ध्य में परिवर्तित हो जाती हैं जिसे ग्रीन हाउस गैसें वापस नहीं जाने देती। दूसरा गैस है मीथेन। मीथेन का प्रतिशत आपने जाना 20% रिस्पॉन्सिबल होता है। कितना? 20%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन उत्सर्जित कहाँ से होता है? प्रॉब्लम ये है कि मीथेन आता कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड को चलो ठीक है, हम जीवाश्मी ईंधन जला देते हैं, कोयला जला देते हैं, इसकी वजह से जंगल में आग लगा देते हैं, पेड़ों की कटाई की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन ये मीथेन कहाँ से आता है? तो मीथेन गैस वायुमंडल में खादानों से आता है, मुख्य रूप से धान के खेतों से आता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मीथेन का उत्सर्जन कहाँ से होता है? धान के खेतों से होता है। तेल प्राकृतिक गैस के शोधन से आता है। मीथेन की वातावरण में सांद्रता सन 2000 में 700 ppb मापा गया था, 1750 में जो आगे आज बढ़कर 1750 ppb हो गया। ये सब उतना नहीं याद करना है सांद्रता, लेकिन जो वैल्यू दी गई है और कहाँ से ये उत्सर्जित होते हैं उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगला आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका योगदान कितना? 14% योगदान है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। कहाँ से आता है? AC वगैरह से और पेंट वगैरह से, इन सभी में एयर कंडीशन, फ्रिज, इन सभी में CFC गैस यूज की जाती है और वो रिलीज होती है और धीरे धीरे वो वातावरण में पहुँचती है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करती है और उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा CFC गैस की वजह से भी धरातल गर्म होता है। इसका प्रतिशत 14% योगदान है। ये कार्बन व हैलोजन, क्लोरीन व फ्लोरीन से बने अविषैले गंधहीन पदार्थ हैं। इनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फोम, एरोसोल स्प्रे में निर्माण में किया जाता है। ये गैसें वायुमंडल में प्राण रक्षक ओजोन परत को नष्ट करती हैं। वायुमंडल में CFC की सांद्रता 280 ppm तक पहुंच गई है।
नेक्स्ट आता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसका प्रतिशत बहुत मामूली है, 6% है, लेकिन ये तब भी खतरनाक है। यह नाइट्रोजनी खादों के प्रयोग से, जो हम खेती करते समय नाइट्रोजनी खाद का प्रयोग करते हैं उससे तथा कृषि भूमि के विनाइट्रीकरण यानी डिनाइट्रिफिकेशन से होती है। इसके अतिरिक्त यह पशुओं के अपशिष्ट तथा नाइट्रोजन समूह वाले ईंधन के जलाए जाने से भी मुक्त होती है। यहाँ पर NCERT का फिगर दिया गया है जिसमें दिखाया गया साफ साफ कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता 60% होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, बाकी मीथेन 20%, CFC 14%, N2O 6% होती है। अब आता है वैश्विक तपन या विश्वव्यापी उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो अभी मैंने बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी के धरातल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अब पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी ही क्या कहलाता है, वैश्विक तपन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। देखें, ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का ताप काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण वैश्विक तपन यानी विश्वव्यापी उष्णता ग्लोबल वार्मिंग होती है। पिछले 100 वर्षों में पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। इसमें अधिकतर पिछले 3 दशकों में ही हुई है। अनुमान है कि ग्रीन हाउस गैसों की यही स्थिति रही तो अगर ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC ये सभी अगर ऐसे ही रहें तो सन 2100 यानी 2100 में इसका तापमान बढ़कर 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में इस वृद्धि से पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। इसे EI नीनो इफेक्ट भी कहते हैं। परिणाम स्वरूप विचित्र जलवायु परिवर्तन होगा, यानी ये बात समझ लो कि ठंडी गायब हो जाएगी पृथ्वी से। हमारे भारत में देखोगे तो ठंडी गायब हो जाएगी, वर्ष भर वैसे ही गर्म मौसम रहेगा। अभी भी देखो जैसे लगता है ठंडी उस तरह से आती नहीं है। इस बार तो पता नहीं कैसे इतना अच्छा पड़ गया ठंडी, नहीं तो सेल लग गया था टाइम पे। जैसे EI नीनो इफेक्ट, इसे हम EI नीनो इफेक्ट कहते हैं, जलवायु परिवर्तन को EI नीनो इफेक्ट कहते हैं, जिसमें क्या होता है, ध्रुवीय जो हिमचोटियां हैं, मैंने बताया जो ग्लेशियर्स हैं पोल्स पे, ध्रुवीय पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में जो बड़ी बड़ी पहाड़ हैं बर्फ की, वो पिघलेंगी। उनके पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पणजी, विशाखापत्तनम, कोचीन और त्रिवेंद्रम आदि क्षेत्र क्या हो जाएंगे, जल निमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे, बाढ़ वगैरह आएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव एवं वैश्विक तपन को कम करने के उपाय क्या हैं। तो सबसे पहला उपाय, पेड़ों की कटाई रोक दीजिए, वनोन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन को कम करिए। पेड़ अगर नहीं रहेंगे तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, वनोन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन को रोकना। दूसरा, जीवाश्मी ईंधन का कम से कम प्रयोग करिए, जो भी डीजल, पेट्रोल है, कोयला है, इनका कम से कम प्रयोग करिए। इनके स्थान पर CNG या हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करिए। और वृक्षारोपण को बढ़ाइए, खूब आप पेड़ पौधे उगाइए। जीवाश्मी ईंधनों का कम से कम प्रयोग, हाइड्रोजन ईंधन का अधिक प्रयोग, वनोन्मूलन को कम करिए, वृक्षारोपण को बढ़ाइए। मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करना आदि अनेक उपाय हैं। मनुष्य की जनसंख्या बढ़ने पर भी ऐसा होता है कि वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएगा, तेल, डीजल, पेट्रोल इन सबको खपत ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से ये गैसें वातावरण में पहुँचेंगे और ग्रीन हाउस प्रभाव प्रदर्शित करेंगे। तो ठीक है, आज का टॉपिक ये था ग्रीन हाउस प्रभाव वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर पढ़िएगा, जरूर याद करिएगा। और सारी चीज़ें समझाई दी हैं, अब आपको सिर्फ सीक्वेंशियल चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या कैसे कैसे होता है। बाकी तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर आ गई है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सूर्य से जो आपतित सौर विकिरण है उसमें अवरक्त विकिरणों का तरंगदैर्ध्य कैसा होता है, लघु तरंगदैर्ध्य होता है या दीर्घ तरंगदैर्ध्य, जरूर बताइएगा। आपतित सौर विकिरण का तरंगदैर्ध्य कैसा होता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं और उनकी प्रतिशतता भी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, मीथेन गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है। नेक्स्ट, CFC गैस कहाँ से उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है, वैश्विक उष्णता या वैश्विक तपन का प्रमुख कारण क्या है। बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना, अपनी कॉपी में भी नोट करना। आगे जो भी टॉपिक होगा जल्दी आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।